गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हम जो टॉपिक रखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के विशिष्ट अध्ययन में, छत्तीसगढ़ का जो विशिष्ट अध्ययन है उसके अंतर्गत आज जो टॉपिक हम रखने जा रहे हैं वो है आपका छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ के जो बांध हैं एवं जो एनीकट्स हैं और सिंचाई से संबंधित प्रमुख तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो नदी अपवाह तंत्र था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। नदी अपवाह तंत्र में हमने 5 जो मुख्य अपवाह तंत्र हैं छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में अध्ययन किया था, जिनमें प्रमुख थे महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो जल संसाधन को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जलप्रपात हैं, इसके अतिरिक्त कौन कौन सी नदी परियोजनाएं संचालित हैं, इसके अलावा वहाँ कौन कौन से एनीकट हैं, कौन कौन से निर्मित हैं, कौन कौन से निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की क्या व्यवस्था है। सिंचाई के संबंध में ज़्यादा कोई बहुत लंबा चौड़ा हमको डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनको देखना है और उसके साथ हमारा छत्तीसगढ़ सिंचाई का जो पोर्शन है वो लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात हैं ये पूरा जिले वाइज इसका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जिले वाइज इसका डिटेल है, तो इसको जिले वाइज डिटेल जो है वो फैक्ट के फॉर्म में जानने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये आपका मैप में प्रदर्शित है। ठीक है, तो मैप देख सकते हैं आप, ये मैप है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है मैप, ये इस प्रकार से ये मैप आप देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का मैप है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो। स्क्रीनशॉट जो है उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ के जलप्रपात का है। तो जलप्रपात में सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम जिलेवार चलेंगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात है मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्र है और पाट प्रदेश है, इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी क्षेत्र है, बस्तर संभाग का क्षेत्र है, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, पठार का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जलप्रपात की अधिकता है। क्योंकि जहाँ पर उच्चावच होंगे, ऊंचे स्थान होंगे, वहीं से क्या होगा, जल जो नदियाँ बहती हुई जब एक ऊंचे स्थान से नीचे गिरती हैं तो वो एक जलप्रपात का रूप धारण करती हैं। तो जहाँ पर उच्च स्थान होंगे, जैसे कि पठारी क्षेत्र एवं बाढ़ प्रदेश या फिर पहाड़ी क्षेत्र, उन्हीं क्षेत्रों में जो आपके जलप्रपात हैं उनकी अधिकता पाई जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में जलप्रपात नगण्य रूप से या नहीं के बराबर पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो कहा जा सकता है कि जलप्रपात से रहित है, यानी जलप्रपात वहाँ पर जो है उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य के समान है। ठीक है, छुटपुट जो जलप्रपात पाए भी जाते हैं मैदानी क्षेत्र में वो विशेष उल्लेखनीय नहीं। तो हम शुरू करते हैं उत्तरी क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के, कि जिलेवार हम देखेंगे कि प्रत्येक जिले में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। उसके बाद उसका हम जो डिटेल अध्ययन है वो किस नदी पर स्थित हैं और किस प्रकार से उनके बारे में कोई विशेष तथ्य है उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप बड़ा कर लीजिए, ये कौन सा जिला है यहाँ पर। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है कोरिया जिला, ये आपका कोरिया जिला है, कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में आप देख सकते हो, कोरिया जिला में कौन कौन से जो आपके जलप्रपात हैं। सबसे पहला आपका आ रहा है रामदरहा। कौन सा जलप्रपात है, रामदरहा। फिर आप देख सकते हो नीलकंठ, फिर आप देख सकते हो गांवर घाट, अमृतधारा और अकुरी नाला। ठीक है, कोरिया जिले में जो जलप्रपात है, कौन कौन से जलप्रपात हैं, 5 जलप्रपात है हमारे पास, रामदरहा, नीलकंठ, गांवर घाट, अमृतधारा और अकुरी नाला। फिर आप देख सकते हो सूरजपुर, सूरजपुर जो जिला है आपका ये वाला है। सूरजपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, ये है आपका पहला रक्सगंडा, फिर है आपका महान जलप्रपात, फिर है आपका सारासोर जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप बलरामपुर जिले में, बलरामपुर जिले में आ जाइए। तो बलरामपुर जिले में आप देख सकते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। यहाँ पर आपके कौन कौन से जलप्रपात हैं, पहला है आपका भेड़िया पत्थर।
ठीक है, दूसरा है आपका कोठली, तीसरा है आपका पवई और चौथा है आपका बैनगंगा। ठीक है, तो बलरामपुर में कितने जलप्रपात हुए? 4 जलप्रपात हुए। सूरजपुर में आपने कितने जलप्रपात देखे? 3 जलप्रपात देखे। कोरिया में आपने कितने जलप्रपात देखे? 5 जलप्रपात देखे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ये है आपका सरगुजा जिला। ठीक है, ये आपका कौन सा जिला है? सरगुजा जिला है। ठीक है, तो सरगुजा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं देख सकते हैं। पहले ये कुंदरू घाघ, फिर है सेदम, फिर है घुनघुट्टा, फिर है टाइगर पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से 4 जलप्रपात जो हैं वो आपके सरगुजा जिले में स्थित हैं। फिर आप आ जाइए कौन सा जिला? जशपुर जिला में आ जाइए। ठीक है, तो जशपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? पहला आप देख सकते हो गुल्लू फॉल, फिर है आपका रानीदा, फिर है दमेरा, छुरी, राजपुरी और खुड़िया रानी और आपका बेने प्रपात। इस प्रकार से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। जशपुर में आपके 6 जलप्रपात हैं। ये विशेष रूप से पहाड़ प्रदेश है, तो पहाड़ प्रदेश में ऊंचाई वाला स्थान है, तो जलप्रपात मिलने की संभावनाएं अधिक है। तो 6 जलप्रपात यहाँ पर हो गए आपके। फिर आप देख सकते हो कौन सा, ये आपका कौन सा जिला है? ये नीचे आ जाइए, ये कौन सा जिला है? ये है आपका रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ में कौन सा है? ये आपका राम झरना। राम झरना नामक जो जलप्रपात है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है आपका? ये रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिले में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए ये कोरबा। ठीक है, कोरबा जिला जो है, कोरबा जिले में कौन कौन सा है? देवपहरी और केंदई। तो कितने जलप्रपात हो गए यहाँ पर? 2 जलप्रपात यहाँ पर हो गए और 1 जलप्रपात जो हो गया वो रायगढ़ जिले में हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर नीचे आ जाइए, ये आपका जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में कौन सा है? रोगदा। ये जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। एक ही जो है आपका जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से उत्तरी क्षेत्र में आप देख सकते हो मुख्य रूप से जो जलप्रपात स्थित हैं कोरिया जिले में, सूरजपुर जिले में, बलरामपुर जिले में और सरगुजा जिले में। इसके अतिरिक्त जशपुर जिले में जो है वो जलप्रपात स्थित हैं। कुछ एक जो छुटपुट जलप्रपात हैं वो कोरबा, रायगढ़ और आपका जांजगीर चांपा जिले में भी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं ये देख सकते हैं आप। ये नीचे आ जाइए। अब ये मैदानी क्षेत्र जब आप देखोगे, मैदानी क्षेत्र में ये आप एरिया देखिए, ये जो एरिया है कौन कौन सा है? बिलासपुर आ जाइए आप, बलौदा बाजार आ जाइए, रायपुर, फिर बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, है ना, मुंगेली और आपका राजनांदगांव। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धमतरी जिला। इन जिलों में जलप्रपात नहीं पाए जाते। ये मुख्य रूप से मैदानी जिले हैं, तो मैदानी जिलों में जलप्रपात नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कौन कौन से जिलों में जलप्रपात मिल रहे हैं ये हम देख सकते हैं। कुछ जो जलप्रपात हमको मिल रहे हैं कहाँ पर? जो आपके पूर्वी हिस्से के जो जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? ये आप महासमुंद में देख सकते हो, महासमुंद जिला है ये आपका। महासमुंद हो गया। महासमुंद जिले में कितने जलप्रपात हैं? पहला ये आपको मिल रहा है केशवा, दूसरा कौन सा मिल रहा है आपको? 7 देवधारा। तो महासमुंद में 2 जलप्रपात हो गए। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये कौन सा जिला है? ये आपका गरियाबंद। ठीक है, तो गरियाबंद जिले में आप देखिए, गरियाबंद जिले में कितने जलप्रपात हैं? पहला घटारानी, जथमई। बहुत सारे लोग आप में से जथमई घटारानी घूमने भी गए होंगे। इसके अलावा एक जलप्रपात है यहाँ पर, कौन सा? गोदना जलप्रपात। ठीक है, तो गरियाबंद जिले में कितने जलप्रपात हो गए? 3 जलप्रपात हो गए। याद रखिएगा संख्या को, जब हम इसका डिटेल फैक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें संख्याओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा और कौन कौन से जलप्रपात किस जिले में आते हैं ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। फिर हम आ जाते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं कहाँ पर? नीचे आ जाते हैं। कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में। देख लीजिए, जिस प्रकार से उत्तरी क्षेत्र में जलप्रपातों की अधिकता है उसी प्रकार से नीचे का जो दंडकारण्य का प्रठार का जो एरिया है, बस्तर संभाग का जो एरिया है, वहाँ पर भी आपको पर्याप्त संख्या में जलप्रपात मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं कौन सा जिला? ये आपका आ गया कांकेर जिला। ठीक है, तो कांकेर जिले में कितने जलप्रपात हैं? पहला है आपका परलकोट, दूसरा है आपका चर्रे मर्रे, रमणीक स्थान है, घूमने की जगह है, मलाज कुडुम है। ठीक है, फिर मायना। ये 4 जलप्रपात जो हैं वो कौन से जिले में स्थित हैं? ये आपका कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, फिर आप आ जाइए नारायणपुर में। ये आपका नारायणपुर जिला है। नारायणपुर जिले में जो आपके जलप्रपात हैं ये आपका नारायणपुर। ठीक है, तो नारायणपुर जिले में जलप्रपात कौन सा है? खुरसेल घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो खुरसेल नामक जो जलप्रपात है वो नारायणपुर जिले में है। फिर आप आ जाइए कहाँ? बीजापुर में। ठीक है, तो बीजापुर में जो आपका होगा, नारायणपुर में कितना हो गया? बीजापुर में कौन सा है? आंदावाड़ा। ठीक है, फिर वोगतुंग, फिर लंकापाली।
जो 3 जलप्रपात हैं वो कहाँ पर है, बीजापुर में है। फिर आप आ जाइए इधर बस्तर जिले में, ठीक है। तो बस्तर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं देख सकते हैं आप, ये इधर ये कोंडागांव भी है आपका, कोंडागांव जो है, ठीक। तो कोंडागांव में कौन सा जलप्रपात है, ये आपका मेहंदी घूमर, यानी कि एक जो जलप्रपात है वो कोंडागांव में है। बस्तर में आप देखेंगे कांगेर धारा, फिर फेमस जो है तीरथगढ़, जो भारत का नियाग्रा जिसे कहा जाता है, चित्रकूट, फिर महादेव घूमर, ठीक है, फिर तामड़ा घूमर, फिर ये चित्रधारा। जहाँ पर भी याद रखिएगा जलप्रपात में घूमर नाम यूज हो रहा है, जहाँ पर भी जलप्रपातों में घूमर नाम यूज हो रहा है, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो किस जिले को बिलोंग करता है, किस जिले में आता है, वो सीधे सीधे आपका बस्तर जिले में आएगा। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 और 6। बस्तर जिले में भी आपके 6 जलप्रपात हैं। जिस प्रकार से जशपुर जो जिला है वहाँ पर 6 जलप्रपात स्थित हैं, उसी प्रकार से बस्तर जिले में भी आपके कितने हैं, 6 जलप्रपात स्थित हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ आप, ये आपका दंतेवाड़ा जिला है। तो दंतेवाड़ा जिले में यहाँ से आप ले लो, ये आपका दंतेवाड़ा है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा जिले में ये आप देख सकते हो दंतेवाड़ा में कितने जलप्रपात हैं। पहला है बोध घाट, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पुलपाड़, इंदुल, ठीक है। फिर सातधारा, फिर सूरतगढ़। इस प्रकार से 5 जो जलप्रपात हैं वो किसमें है, दंतेवाड़ा जिले में है, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, कहाँ पर, सबसे नीचे आपका सुकमा जिला। तो सुकमा जिले में भी आप देख सकते हो कितने जलप्रपात हैं हमारे पास। सुकमा जिले में हमारे पास हैं 3 जलप्रपात। पहला है आपका गुप्तेश्वर, दूसरा है आपका रानी दरहा और तीसरा है मलगेर। ये 3 जलप्रपात कहाँ पर हैं, ये सुकमा जिले में स्थित है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से हमने देखा कि कितने जिले जो हैं वो यहाँ पर आपके उपस्थित हैं, ठीक है। अब इसको आगे हम फैक्ट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। फैक्ट्स के फॉर्म में जो आपका है क्या क्या चीज़ें दी हुई है, फैक्ट्स के फॉर्म में देख लीजिए। ये फैक्ट्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा, देख लीजिए। सबसे पहले कौन से जिले से शुरू कर रहे हैं, उत्तरी जिले से, ठीक है। उत्तरी जिले में कोरिया, कोरिया जिले में कितने जलप्रपात हैं, अभी हमने देखा था, संख्याएं आप काउंट करते जाइए। पहला है कौन सा, अमृतधारा, फिर अकुरी नाला, फिर गावर घाट, रामदरा, नीलखंड और च्यूल। कितने हो गए, 3 और 3 6 जलप्रपात हो गए आपके कोरिया जिले में, ठीक है। इसमें से अमृतधारा जो जलप्रपात है वो हसदेव नदी पर स्थित है। गावर घाट जो जलप्रपात है वो भी हसदेव नदी पर स्थित है। रामदरा जो जलप्रपात है बनास नदी पर स्थित है। क्या क्या विशेषताएं इनके बारे में, इन्हें ये जो अकुरी नाला जलप्रपात है इसे क्या कहा जाता है, कोरिया का एयर कंडीशनर, ठीक है। आप जानते हैं एयर कंडीशनर से हमको ठंडी हवा मिलती है, तो उसी प्रकार से अकुरी नाला के आसपास के क्षेत्र में ठंडी हवाएं बहती हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, कोरिया का एयर कंडीशनर। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो कि नीलकंठ और च्यूल नामक जो आपके जलप्रपात हैं वो कहाँ पर, गुरु घासीदास उद्यान के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कोरिया के जलप्रपात। फिर आप कोरिया के बाद कौन सा जिला देखेंगे, सूरजपुर जिला देख लीजिए। सूरजपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, 5 जलप्रपात हैं। कौन कौन से, महान, सारासोर, रक्सगंडा, बांक और तुर्रा। ये 5 जलप्रपात जो हैं वो आपके सूरजपुर जिले में हैं, जिनमें से महान और सारासोर दोनों महान नदी पर स्थित हैं। रक्सगंडा जो जलप्रपात है वो किस पर स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी इस क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा भी है, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, कौन सा जलप्रपात, ये कोरबा जिले में हम देख सकते हैं। कोरबा जिला जो है आपका, ये बड़ा कर लीजिए इसको। कोरबा जिले में कितने जलप्रपात हमने देखे थे, 2 ही जलप्रपात हमारे पास थे कोरबा जिले में। कौन कौन से जलप्रपात हैं, पहला है केंदई और दूसरा कौन सा, देवपहरी, ठीक है। कोरबा जिले का ये जो केंदई जलप्रपात है वो केंदई नदी पर स्थित है, और देवपहरी जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, चोरनई नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए, कोरबा के बाद आपका कौन सा जिला आता है, नेक्स्ट जो जिला है आपके पास वो कौन सा मिलेगा आपको, ये मैप हो गया, हाँ, बलरामपुर में आ जाइए। बलरामपुर में कौन कौन से जलप्रपात हैं देख सकते हैं। बलरामपुर में आपके कितने जलप्रपात हो गए, 1 2 3 4 और 5 जलप्रपात यहाँ पर है। कौन कौन से, कोठली, पवई, भेड़िया, वैनगंगा और झेरिया। इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ इस प्रकार से, तो देखने में आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बलरामपुर में कौन कौन से हो गए, कोठली हो गया और पवई हो गया, ठीक है। फिर भेड़िया हो गया और वैनगंगा और झेरिया, ठीक है। कोठली जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, कनार नदी पर स्थित है। पवई जलप्रपात जो है वह चिनार नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर ये जो पवई जलप्रपात है वो कहाँ पर है, सेमर सोत अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, ठीक है।
इसी प्रकार से आगे बढ़ जाइए, सरगुजा जिले में आ जाइए। सरगुजा जिले में कौन सा, सरवंजा जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, मांड नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से कुंदरू घाघ जलप्रपात पिंगला नदी पर स्थित है। सेदम, घुनघुट्टा, घुनघुट्टा जो है घुनघुट्टा नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त टाइगर पॉइंट और फिश जलप्रपात। ठीक है, तो इस प्रकार से सरगुजा जिले में भी कितने हो गए, जिस प्रकार से बलरामपुर में कितने हुए, 5 जलप्रपात हुए। सरगुजा जिले में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 जलप्रपात आपके सरगुजा जिले में हो गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम किसमें, आगे आपका आ जाएगा जशपुर जिला। जशपुर जिले में देख सकते हैं कितने जलप्रपात हैं, 6 जलप्रपात उस टाइम हमने देखे थे। कौन कौन से 6 जलप्रपात हैं देख सकते हैं। पहला है आपका रानी दरहा, दूसरा है आपका राजपुरी, तीसरा है दमेरा, फिर खुड़िया रानी, फिर गुल्लू, फिर छुरी, फिर बेने प्रपात और दानपुरी। कितने जलप्रपात हो गए, 3 3 6 और 2 8 जलप्रपात जो हैं। मैप में सभी जलप्रपातों का उल्लेख नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ जो जलप्रपात हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन वो जलप्रपात तो हैं, तो उनको हम यहाँ पर फैक्ट्स में उल्लेख करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैं फैक्ट्स भी बताता हूँ और मैप के माध्यम से भी समझाता हूँ। जो चीज़ें मैप में छूट जाती हैं या उल्लेख नहीं की जाती हैं, उनको हम कहाँ पर देख लेते हैं, फैक्ट्स जब पढ़ते हैं तो उनमें कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। जशपुर के जो जलप्रपात है वो हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सा जलप्रपात है देख सकते हैं आप, ये आगे आ जाइए। 7वें नंबर का जो आपका जिला है वो कौन सा जिला है आपका, वो है आपका रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिले में आप देख सकते हो एकमात्र जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है आपका राम झरना जलप्रपात। ठीक है, रायगढ़ जिले में कौन सा जलप्रपात है, राम झरना जलप्रपात आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप आ जाइए आगे, कौन सा, महासमुंद जिला। महासमुंद जिले में कौन सा जलप्रपात है, महासमुंद जिले में है सात देवधारा जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है, बलमदेई नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त केशवा जलप्रपात है। ठीक है, उसी प्रकार से गरियाबंद जिले में कौन सा जलप्रपात है, गोधना जलप्रपात है। किस नदी पर स्थित है, उदयंती नदी पर स्थित है। जांजगीर चांपा जिले में कौन सा जलप्रपात है, रोगदा जलप्रपात है। इसको अगर आपको जूम करना है, ये जूम कर लीजिए, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये दिख जाएगा आपको क्लियरली। ठीक, फिर आप आ जाइए नारायणपुर में। नारायणपुर में कौन सा जलप्रपात है, खुरसेल, खुरसेल नदी पर स्थित है। कांकेर जिले में कौन कौन से जलप्रपात है, मलाजकुडुम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है। दूध नदी कांकेर से बहने वाली एक प्रमुख नदी है, महानदी की सहायक नदी है। फिर चर्रे मर्रे जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है। मायना जलप्रपात और परलकोट जलप्रपात। इसी प्रकार से कबीरधाम आप देख सकते हैं। कबीरधाम में स्थित जो जलप्रपात है कौन सा है, रानी दरहा जलप्रपात है। सुकमा जिले में जो जलप्रपात स्थित है वो कौन सा है, गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा और मलेगर जलप्रपात। इसमें से गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात जो है वो शबरी नदी या फिर कोलाब नदी पर स्थित है, और मलेगर जलप्रपात जो है वो मलेगर नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए कि ये बीजापुर जिला, बीजापुर जिले में आपका कौन सा जलप्रपात है, बीजापुर जिले में आपका है वोगटुंग जलप्रपात। ठीक है भाई, फिर इसके अलावा लंकापाली जलप्रपात, फिर आपका हांदावाड़ा जलप्रपात। इस प्रकार से 3 जो जलप्रपात हैं वो बीजापुर जिले में भी स्थित हैं। सुकमा में भी 3 जलप्रपात हैं, कबीरधाम में 1 जलप्रपात है, कांकेर में 4 जलप्रपात हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इस प्रकार से आप जलप्रपातों की स्थिति का जो है कंपैरेटिवली अध्ययन कर सकते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जिलेवार किस जिले में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। सबसे बेस्ट तरीका है मैप को याद रखिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या है, कौन कौन से जिले जो छूट गए हैं, जिनमें जलप्रपात बच गए हैं। ये हैं आपके 2 बड़े बड़े जिले। कौन कौन सा, पहला है आपका, ये जूम कर देता हूं मैं आपके लिए, देख लीजिए इसको इस प्रकार से, देख सकते हैं, है ना। कौन कौन सा जिला है इसमें, दंतेवाड़ा जिला। ठीक, दंतेवाड़ा जिला में क्या दिया हुआ है, कौन कौन से जलप्रपात हैं, सूरतगढ़, तैयार, बोधघाट, पुड़पाल इंदुल, सातधारा। ठीक है, इसमें से पुड़पाल इंदुल जो है कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। सूरतगढ़ जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, शंकरी डंकनी नदी पर। शंकरी डंकनी नदी के बारे में हमने पढ़ा था नदी अपवातंत्र में कि जिस स्थान पर शंकरी डंकनी नदियों का जो है वो मिलन होता है, संगम होता है, उसी तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, दंतेवाड़ा नगर बसा हुआ है, और उसी के तट पर दंतेश्वरी मैया का मंदिर है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए बस्तर। ठीक है, बस्तर के बारे में जब मैं बता रहा था जलप्रपातों के बारे में, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि जहाँ पर भी घूमर शब्द आ जाए जलप्रपात में, याद रखिएगा कि वो किस जिले से संबंधित है, बस्तर जिले से संबंधित है। तो इसमें चित्रकूट, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है।
तो ये किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है फेमस है, किस नदी पर स्थित है? मुनगाबार नदी पर, ठीक है। फिर कांगेर धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगेर नदी पर। इसी प्रकार से चित्रधारा, महादेव घूमर, तामड़ा घूमर, फिर तामड़ा घूमर जो है किस नदी पर स्थित है? तामड़ा नदी पर स्थित है। मड़वा जलप्रपात, मेंदरी घूमर जिसको कि हम हाथीदरा जलप्रपात भी कहते हैं, किस पर स्थित है? मटनार नाला पर स्थित है। और भुनभुना जलप्रपात, ठीक है। तो इतने जो जलप्रपात हैं कितने बस्तर में? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे ज्यादा जो जलप्रपात हैं 9 जलप्रपात वो आपके बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जलप्रपातों का विवरण हमने देखा। यहाँ पर ये जो जलप्रपात हैं इनका जिलेवार वितरण जो है यहाँ पर आपके सामने रखा गया मैप के माध्यम से और फैक्ट्स के माध्यम से। ये याद रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सीजीपीएससी में वो सीधे सीधे क्या पूछा जाता है? एक साइड पे आपको कॉलम में जलप्रपातों का नाम दे देगा, दूसरे साइड में आपको जिलों के नाम दे देगा और आपको ये कहा जाएगा कि आप जिलों से जो आपके कौन से जलप्रपात जो हैं उनको मैच करिए। जिस जिले में जो जलप्रपात आता है उसको मैच करिए और उस हिसाब से आपका आंसर जो है 4 ऑप्शन के जो आंसर है उसमें से आंसर को चूज करिए। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात के बाद हमारे पास क्या है? जलप्रपात के बाद हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है? नेक्स्ट हम देख सकते हैं, हाँ, नदी परियोजना। ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? नदी परियोजना, बांध और एनीकट, ठीक है। तो नदी परियोजनाएं कौन कौन सी राज्य में है, ठीक है, और बांध कौन कौन से हैं और एनीकट कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जूम कर दूं, ये इस प्रकार से। सबसे पहले हमारे पास जो है आपके सामने जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी, ठीक है, जीवन रेखा, जो कि कौन सी नदी है? महानदी, ठीक है। तो महानदी परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। महानदी परियोजना क्या है? ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। क्या फैक्ट है महानदी परियोजना के बारे में? कि ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। इसकी कुल जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है? 2.64 लाख हेक्टेयर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2.64 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है आपका, उतना जो वर्ग किलोमीटर नहीं कहना चाहिए इसको, ये 2.64 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो इसका सिंचाई का क्षेत्र है, ठीक है। महानदी पर जो निर्मित जलाशय हैं, कौन कौन से जलाशय हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, ये और मैंने आपके लिए जूम कर दिया। महानदी पर जो निर्मित जलाशय हैं, कौन कौन से जलाशय हैं? सबसे पहले आपका जो आएगा महानदी पर निर्मित जलाशय वो कौन सा है? रुद्री पिकअप वियर, ठीक है, धमतरी में स्थित है, या इसको हम क्या बोल देते हैं? रुद्री बैराज भी कहते हैं। इसका स्थापना वर्ष कब का है? 1912 से 15 तक का लगभग। कौन सी नदी पर स्थित है? निश्चित रूप से महानदी पर स्थित होगा, ठीक है। दूसरी जो परियोजना है वो कौन सी है? मुरुम सिल्ली बांध या मॉडर्न सिल्ली बांध जिसको हम बोल देते हैं। बहुत सारे लोग आप में से घूमने भी गए होंगे, इस बांध को देखने गए होंगे, ठीक है। बहुत ही मनोरम दृश्य है वहां पर। तो मुरुम सिल्ली बांध या मॉडर्न सिल्ली बांध कौन से स्थान पर स्थित है? धमतरी में स्थित है। किस वर्ष में स्थापित हुआ? ये 1923 में स्थापित हुआ। कौन सी नदी? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। तो इस नदी पर स्थित है कौन सा बांध? मुरुम सिल्ली बांध, ठीक है। ये एशिया का सबसे पहला साइफन बांध है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फैक्ट्स में कि एशिया का सबसे पहला साइफन बांध कौन सा है। तो कौन सा बांध आएगा इसमें? मुरुम सिल्ली बांध है। और किस नदी पर स्थित है? सिलियारी नदी पर स्थित है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास दिया हुआ है क्या? दुधवा जलाशय। ये देख लीजिए, दुधवा जलाशय। तो दुधवा जलाशय के बारे में क्या है देख सकते हैं आप। दुधवा जलाशय किस वर्ष में स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है आपका 1962 में, ठीक है। ये भी एक नदी जल परियोजना है, ठीक है, महानदी पर स्थित है। फिर इसके अलावा क्या फैक्ट है इसके बारे में? स्वतंत्रता के बाद बना पहला बांध एवं बस्तर का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। दुधवा जलाशय जो है वो स्वतंत्रता के बाद बना क्या है? पहला बांध है और बस्तर का क्या है? बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो गंगरेल बांध। गंगरेल बांध को किस नाम से जाना जाता है? रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना वर्ष कब का है? 1979, 1979। और किस नदी पर बना है? ये महानदी पर बना है। इसकी लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। लंबाई इसकी कितनी है? 1380 मीटर। और क्या होता है यहाँ से? यहीं से आपको भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई स्टील प्लांट जो है, वहां पर जल आपूर्ति की जाती है इसी
जलाशय से। कौन से जलाशय से? रविशंकर जलाशय से। और कहाँ पर बनी हुई परियोजना है ये बनी हुई है आपकी महानदी पर बनी हुई परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। महानदी पर बनी हुई जो और परियोजनाएं हैं या इसके अतिरिक्त जो परियोजनाएं हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए, हाँ, महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं देख लीजिए। महानदी कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है? महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो हुई थी किसके माध्यम से हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? विश्व बैंक की सहायता से हुई थी। ठीक है, इसकी कुल सिंचाई क्षमता, जो महानदी आपका कॉम्प्लेक्स है उसकी कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? 3.40। हिंदी में लिखा हुआ है भाई, ये घबराइएगा मत, हिंदी में लिखा हुआ है 3.40 हेक्टेयर है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आने वाले प्रमुख परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं? सबसे पहला सोंढूर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट। सोंढूर नदी जो है वो महानदी की एक सहायक नदी है। सोंढूर नदी जो कि पैरी नदी में जाकर के मिश्रित होती है, पैरी नदी के साथ मिलती है। इस प्रकार से सोंढूर, पैरी और महानदी जिस स्थान पर मिलते हैं वो एक संगम का क्षेत्र बनता है। कौन सा क्षेत्र बनता है? नाम आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके। ठीक है, सोंढूर परियोजना स्थित है कहाँ पर? धमतरी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। और कंप्लीट ये हुआ था कब? 1989 में। कौन सी नदी पर स्थित है? सोंढूर नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है हमारे पास सिकासार परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट। सिकासार परियोजना कहाँ है, किस जिले में स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है। स्थापना वर्ष इसका कब का है? 1972। और कंप्लीट कब हुआ ये? 1995 में। कौन सी नदी पर स्थित है? पैरी नदी। पैरी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? आपके महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगली जो नदी परियोजना है। अगली नदी परियोजना कौन सी है आपके पास? ये है आपका तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना। ठीक है, तांदुला कॉम्प्लेक्स जो परियोजना है, क्या क्या है इसमें? तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना में देख सकते हैं, सबसे पहली जो परियोजना है इसमें कौन सी परियोजना है? ये है आपकी तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना का जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है? 1913 का। ठीक है, फिर किस नदी पर स्थित है ये? तांदुला नदी पर स्थित है। यहाँ से किसको जलापूर्ति की जा रही है? यहाँ से भी भिलाई स्टील प्लांट को क्या की जा रही है? जलापूर्ति की जा रही है। इससे पहले हमने देखा रविशंकर जलाशय जो है, ठीक है, रविशंकर जो जलाशय है या जो आपका जो नदी परियोजना है जो कि धमतरी जिले में स्थित है, वहाँ से आपका क्या हो रहा है? जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र है उसको जलापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा कौन सा हो गया? तांदुला परियोजना जो है उससे भी आपको भिलाई इस्पात संयंत्र को क्या की जा रही है? जलापूर्ति की जा रही है। ठीक, फिर आप देख सकते हैं गोंदली जलाशय। गोंदली जलाशय कहाँ पर स्थित है? गोंदली जलाशय आपका बालोद जिले में स्थित है। इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब का है? 1956 का स्थापना वर्ष है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो किस नदी पर स्थित है? जुहार नदी। जुहार नदी जो है वो तांदुला नदी की एक सहायक नदी। ठीक है, देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? अगला जो है आपका खरखरा जलाशय। खरखरा जलाशय बहुत फेमस है। खरखरा जलाशय में क्या दिया हुआ है? खरखरा जलाशय में ये दिया हुआ है। खरखरा जलाशय कौन से जिले में स्थित है? बालोद जिले में स्थित है ये खरखरा जलाशय। ठीक है, इसका जो स्थापना वर्ष है वो कब का है? 1967 का स्थापना वर्ष है। कौन सी नदी पर स्थित है ये? खरखरा नदी पर स्थित है। क्या इसके बारे में फेमस है? ये जो जलाशय है इसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक झरना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे जो जलाशय हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आपके तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांदुला कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास जो बचे हुए अगले जो हमारे पास जो परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देख सकते हैं आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? खूंटा घाट। खूंटा घाट बहुत ही फेमस परियोजना है, नदी परियोजना है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको आपका जाना जाता है संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किस जिले में स्थित है ये? बिलासपुर जिले में स्थित है। कब का इसका स्थापना वर्ष है? ये है 1920 का। 31 में ये कहाँ क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। कौन सी नदी पर स्थित है? खारंग नदी पर स्थित है। खूंटा घाट परियोजना जो है आपकी खारंग नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा? खुड़िया परियोजना या फिर मनिहारी परियोजना, या इसी परियोजना का नाम क्या है? राजीव गांधी परियोजना। ठीक है, खुड़िया परियोजना, मनिहारी परियोजना या फिर राजीव गांधी परियोजना किस जिले में स्थित है? ये मुंगेली जिले में स्थित है। ठीक है, मुंगेली जिले में कहाँ पर? खुड़िया नामक ग्राम में स्थित है, जो कि किस तहसील में पड़ता है? लोरमी तहसील में पड़ता है। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1924 में हुई थी। और ये कब बन करके समाप्त हुआ? 1930 में। ठीक है, किस नदी पर स्थित है ये? मनियारी जल परियोजना होने के कारण से नाम ही इसका पड़ा है मनियारी के नदी के नाम पर। तो किस नदी पर स्थित होगा ये? मनियारी नदी पर स्थित होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी जल परियोजना है छत्तीसगढ़ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी जल परियोजना है। जिस प्रकार से महानदी जल परियोजना है, तांदुला जल परियोजना है, नदी परियोजना है, उसी प्रकार से ये जो है हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना। ठीक है, इस जो नदी परियोजना को हम किस नाम से जानते हैं? हसदेव बांगो नदी परियोजना या फिर मिनी माता नदी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस जिले में स्थित है ये? कोरबा जिले में स्थित है। स्थान कहाँ पर है? बांगो नामक ग्राम में। ठीक है, या माचाडोली नामक जो स्थान है वहां पर आपका कोरबा जिले में जो है वो कौन सी नदी परियोजना स्थित है? हसदेव बांगो या मिनी माता जो परियोजना है वो स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लीजिए स्थापना वर्ष कब का है? ये है 1967 का। ठीक है, और किस वर्ष में पूर्ण हुआ है ये? 2012 में पूर्ण हुआ। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है ये? हसदेव नदी पर स्थित है। ध्यान देंगे, हसदेव बांगो परियोजना जो है या मिनी माता जो परियोजना है कौन सी नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर स्थित है। क्या फैक्ट है इसके बारे में? ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जो हसदेव बांगो जो नदी परियोजना है, हसदेव बांगो जो बांध है वो क्या है? प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 87 मीटर्स। ठीक है, ये क्या राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये जो हसदेव बांगो परियोजना है वो राज्य की क्या है? सबसे बड़ी जो है वो जल परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की क्या? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कौन सी? हसदेव बांगो जो परियोजना है वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रथम जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसकी सिंचाई क्षमता देख सकते हो आप। सिंचाई क्षमता कितनी है? ये हो जाएगी आपकी 4,20,580 हेक्टेयर। ठीक है, 4,20,580 हेक्टेयर है। इस परियोजना के द्वारा निम्न स्थानों पर जलापूर्ति की जाती है। कहाँ कहाँ जलापूर्ति की जाती है हसदेव बांगो परियोजना के द्वारा? देख सकते हैं आप कौन कौन से स्थान है। पहला है आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फिर सीएसईबी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, फिर एसईसीएल, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, फिर बीपीसीएल और कोरबा नगर निगम। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो लाभान्वित जिले हैं हसदेव बांगो परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि हसदेव बांगो परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं निम्न में से कौन है अथवा कौन नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी परियोजना है। यदि नदी परियोजनाओं से क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से महानदी परियोजना से अथवा हसदेव बांगो परियोजना से एक क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? आगे हमारे पास है ये कौन सा? कोडार परियोजना। ठीक है, कोडार नदी देख सकते हैं महासमुंद जिले से होकर के प्रवाहित होती है। तो कोडार नदी परियोजना या इसका दूसरा नाम क्या है? वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है ये स्थित है आपकी महासमुंद जिले में। ठीक है, महासमुंद जिले में किस स्थान पर? कौवाझर ग्राम। ठीक है, कौवाझर ग्राम में स्थित है ये। और जिला कौन सा आएगा आपका? महासमुंद। कब स्थापना हुई इसकी? 1976 में। कंप्लीट कब हुआ? 1995 में। कौन सी नदी पर? कोडार नदी पर। कोडार नदी भी क्या है? महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कौन सा? केलो परियोजना, या जिसको एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से ये जाना जाता है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक है, केलो नदी परियोजना जो है वो किस नाम से जानी जाती है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। कौन से स्थान पर है ये? दनौट नामक स्थान पर स्थित है जो कि रायगढ़ जिले का हिस्सा है।
ठीक है, नाम से स्पष्ट है कौन सी नदी पर स्थित होगी ये, केलो नदी। और केलो नदी क्या कहलाती है, रायगढ़ जिले की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो लाभान्वित जिले कौन कौन से हो जाएंगे, रायगढ़ जिला और आपका कौन सा हो जाएगा, जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, फिर आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो है आपके पास नदी परियोजना वो कौन सी है या बांध कौन सा है, मोंगरा बैराज। किस जिले में स्थित है ये, राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, किस स्थान पर, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नामक स्थान पर। डोंगरगढ़ बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपका बमलेश्वरी मैया का मंदिर है। ठीक है, तो डोंगरगढ़ नामक जो स्थान है राजनांदगांव जिले का, वहां पर स्थित है आपका मोंगरा बैराज परियोजना। ठीक है, किस नदी पर स्थित है ये, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, जब हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि शिवनाथ नदी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर है और यह महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है इसका, राजनांदगांव जिले में, कहाँ से, पाना बरस की पहाड़ियों से। ठीक है, तो इस नदी पर स्थित है ये मोंगरा बैराज का जो आपका बांध है वो। फिर आगे देख लेते हैं आपका, आगे जो है आपका, आगे कौन सी परियोजनाएं स्थित है, ये जो मुख्य रूप से परियोजनाएं थी आपकी, महानदी परियोजना जो है, इसके अतिरिक्त आपका तांदुला कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स, फिर खूंटा घाट परियोजना हो गई आपकी, फिर आपकी जो अभी जो हमने देखा हसदेव बांगो परियोजना। इस प्रकार से जो परियोजनाएं, जितनी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी उसके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दिया था, फैक्ट्स। ठीक है, अब एक यहाँ पर अभी जो वर्तमान में प्रचलित है, ठीक है, वर्तमान में जो प्रचलित परियोजनाएं हैं वो किस प्रकार की परियोजना है, ध्यान देंगे यहाँ पर, नदी जोड़ो परियोजना। क्या है नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना बेसिकली क्या है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से क्या किया गया है, 2 या 3 नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। नदियों को जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, कुछ नदियां ऐसी होती है जिनमें वर्षा के काल में या बारिश के समय में, बरसात के समय में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, यानी उसमें अतिरिक्त जल राशि एकत्र हो जाती है। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो वर्ष भर जल राशि का संग्रहण करके नहीं रख सकती, कुछ समय के लिए क्या हो जाती, सूखी हो जाती। तो यदि आपस में इन नदियों को जोड़ दिया जाए तो जिस क्षेत्र के नदी में जल राशि की अधिकता है उस क्षेत्र से जो जल राशि है वो बह करके जिस क्षेत्र के नदियों में जल राशि की कमी है उस क्षेत्र में आ सकती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जल राशि बैलेंस हो जाएगी और सभी क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, आपको जो सिंचाई के लिए, मुख्यतः जो छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई व्यवस्था है, खेतों की या फसलों की जो सिंचाई व्यवस्था किस पर निर्भर है, नहरों पर निर्भर है। और नहरें जो है वो कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है, इन्हीं नदियों से काट करके नहरें निकाली जाती है। तो यदि नदियों में पर्याप्त जल राशि होगी तभी आप क्या कर सकते हो, सिंचाई पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो, सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। तो नदियों को जोड़ने के पीछे उद्देश्य यही है कि यदि एक क्षेत्र में ज़्यादा जल राशि एकत्रित है तो उसको समान मात्रा में, समान रूप से सभी जगह पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो देख सकते हैं आप किन किन नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहला है आपका महानदी और तांदुला लिंक परियोजना। ठीक है, बेसिकली बोले, मुख्य रूप से बोले तो महानदी और तांदुला नदी जो है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो पैरी और महानदी लिंक परियोजना। फिर है आपका रेहर और ऑटेम लिंक परियोजना। इसी प्रकार से है आपका अहिरान और सारंग लिंक परियोजना। और अगला जो है आपका ये कौन सा है, हसदेव और केवई लिंक परियोजना। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि किस प्रकार से, यानी महानदी तांदुला लिंक परियोजना, इसके बारे में पूछा जा सकता है, पैरी महानदी परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है, हसदेव केवई लिंक परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि महानदी तांदुला बड़ी नदी परियोजनाएं हैं, पैरी महानदी भी बड़ी परियोजना है, हसदेव नदी से संबंधित जो परियोजना है वो भी काफी बड़ी परियोजना है। ये नदी परियोजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे इन तीनों से बनने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या है, आगे कौन से फैक्ट्स दिए गए। ये जो डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये किसके अनुसार से है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा, आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2018-19 के अनुसार से ये डेटा है। ठीक है, तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है इन डेटा में, इसलिए हमने यहाँ पर ये डेटा लिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास डेटा कि कितनी नदी परियोजनाएं यहाँ पर संचालित है। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जो वृहद परियोजनाएं हैं वो कितनी वृहद परियोजनाएं हैं? 8 वृहद परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी परियोजनाएं हैं? निर्माणाधीन। केवल आपको संख्या याद रखना है। ठीक है, जो 4 परियोजनाएं हैं वो कौन सी परियोजनाएं हैं? निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से मध्यम स्तर की जो परियोजनाएं हैं वो 37 परियोजनाएं निर्मित हो चुकी हैं और 1 परियोजना आपकी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से लघु परियोजनाओं को अगर आप देखेंगे तो 2468 जो परियोजनाएं हैं वो निर्मित हो चुकी हैं। 391 जो परियोजनाएं हैं वो निर्माणाधीन है। जो स्टॉप डैम या एनीकट जिनको हम बोलते हैं राज्य में, उनकी संख्या कितनी है? 685 वर्तमान में जो क्या है? बन चुके हैं या निर्मित हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माणाधीन है, वो कितने हैं? 147। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, आंकड़ों को याद रखेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये नदी परियोजनाओं के बारे में हमने कुछ जान लिया। अब आगे आपका क्या दिया हुआ है? ये एनीकट्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं यहाँ पर। ये भी जो एनीकट्स के बारे में जानकारी है वो कौन सी जानकारी है? कौन सा सर्वेक्षण? आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आधार पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये कौन कौन से जो एनीकट हैं वो आपके निर्माणाधीन है, कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल इसमें दिया हुआ है देख लीजिए। ये है आपका एनीकट का नाम कौन सा है? बेलकर्री एनीकट। कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। कौन सा जिला आपका? जांजगीर चांपा। आसान है आपको याद रखना, केवल नाम याद रख लीजिए। इनमें से 3 जो है वो सोन नदी पर है, 2 जो है आपके बोरई नदी पर और 2 आपके कौन से? हसदेव नदी पर। और सारे के सारे जो हैं वो एक को छोड़ करके सारे के सारे जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो एक बार क्रम याद रख लीजिए, ये सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक एनीकट है आपका गंजियाबोर एनीकट। ये किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, जांजगीर चांपा जिला। कचंदा एनीकट, सोन नदी, जांजगीर चांपा जिला। भर्रीकोना एनीकट, बोरई नदी, जांजगीर चांपा जिला। मोहंदी एनीकट, बोरई नदी, जांजगीर चांपा जिला। ताल देवी एनीकट, हसदेव नदी, जांजगीर चांपा जिला। सर्वेश्वर एनीकट, हसदेव नदी, कोरबा जिला। तो इस प्रकार से ये एनीकट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है कि किस जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपके एनीकट्स के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। ये आगे आ जाइए छत्तीसगढ़ में सिंचाई के बारे में। ठीक है, सिंचाई जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक होता है। किसके लिए? कृषि और फसल उत्पादन के लिए। ठीक है, यदि सिंचाई पर्याप्त मात्रा में कृषि फसलों को नहीं मिल पाएगी तो कृषि फसलों में जो उनकी उत्पादकता है या गुणवत्ता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश कृषि प्रधान देश है और हमारा जो राज्य है वो भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जो लगभग 80% की आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, मुख्यतः जो यहाँ की जनसंख्या है उनका जो जीविका का आधार है वो कृषि है। ठीक है, तो कृषि के लिए एक अति आवश्यक कारक होता है कौन सा? सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई के लिए हमको ये देखना है, सिंचाई जो है मुख्य रूप से जो यहाँ की जो कृषि है उसके लिए सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई के लिए जो निर्भरता है वो किस पर है? मानसून के ऊपर निर्भरता है, वर्षा के जल के ऊपर निर्भरता है। परंतु इसके अतिरिक्त जो वैकल्पिक व्यवस्था है जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है? सिंचाई की जा सकती है, जैसे कि आपकी नहरें हैं या नलकूप हैं या कुएं हैं या आजकल जो सौर पंप के माध्यम से जल का जो भूमिगत जल का जो स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, किसके लिए? सिंचाई के लिए किया जा रहा है। तो इनके बारे में हमको जानकारी लेना है। तो सिंचाई क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है, विशेष कुछ नहीं है। जो बेसिक फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो उससे आपका क्या है? सिंचाई का जो टॉपिक है जितना आपको जानना है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स रिलेटेड है हमारे पास छत्तीसगढ़ की सिंचाई से। तो प्रमुख तथ्य देख सकते हो आप। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? सबसे पहला दिया हुआ है प्रदेश में, ध्यान देंगे प्रदेश में नहरों के माध्यम से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? ध्यान देंगे, नहरों के माध्यम से प्रदेश में 52% जो सिंचाई होती है वो किसके माध्यम से होती है? नहरों के माध्यम से होती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस लेक्चर में बताया था कि जो सर्वाधिक जो उपयोगी माध्यम है जिसका सिंचाई में उपयोग होता है सर्वाधिक, वो कौन सा माध्यम है? आपका नहरें। ठीक है, नहरों का जो उद्गम होता है, नहरें कहाँ से निकाली जाती है? नदियों से ही निकाली जाती हैं। ठीक है,
तो सर्वाधिक जो सिंचाई में उपयोग होता है वो किनका होता है? नहरों से प्राप्त जल का उपयोग होता है। जो कितना प्रतिशत कितने एरिया में 8.7 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उनकी सिंचाई जो की जाती है किनके माध्यम से की जाती है? नहरों के माध्यम से। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो स्रोत है जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई के लिए वो है आपका कौन सा? नलकूप या जिसको हम बोलते हैं ट्यूबवेल या बोरवेल। ठीक है। वो जो है उसके माध्यम से कितनी सिंचाई होती है? 29% की सिंचाई होती है। ठीक है। तो लगभग कितना? लगभग आपका ये कितना 81% जो है, ठीक है, 81% जो है वो सिंचाई जो हो रही है वो केवल नहरों और नलकूप के माध्यम से हो रही है। ठीक। फिर आप देख सकते हो कि ये लगभग कितना एरिया? लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है उसको कवर कर रहा है। ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? कौन सा स्रोत है? ये है आपका तालाब। ठीक। तो तालाब के माध्यम से लगभग कितना? 39.5 हजार हेक्टेयर। और चौथे नंबर पे जो जल स्रोत है जो सिंचाई में उपयोगी है वो है आपका कुएं। तो कुआं के माध्यम से कितना? 18.5 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचित होता है। प्रथम स्थान पर है आपका कौन सा? नहर। ठीक है। दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक उपयोगी आपका जल स्रोत है वो है आपका नलकूप। तीसरे स्थान पर जो उपयोगी जल स्रोत है वो है आपका तालाब। और चौथे स्थान पर कौन सा है? कुएं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगला फैक्ट आपके सामने क्या है? नहर के द्वारा अधिकतम सिंचित होने वाला जिला। ध्यान रखेंगे सबसे सर्वाधिक जो सिंचित जिला है नहर के द्वारा वो कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा जिला। इसके अलावा न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो कौन सा है? बीजापुर। नहर के द्वारा जो न्यूनतम, यानी जिस क्षेत्र में नहर के द्वारा विशेष रूप से सिंचाई की जाती है उसमें जांजगीर चांपा जिला जो है वो सर्वाधिक सिंचित होने वाला जिला है। और न्यूनतम जो सिंचित जिला है वो कौन सा है? बीजापुर। ध्यान देंगे जांजगीर चांपा जिले की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वहां पर आपको क्या, एक तो संगम मिल रहा है, 3 नदियों का संगम मिलता है, वहां से मुख्य रूप से महानदी होकर के प्रवाहित होती है। तो जहां पर से इतनी इंपॉर्टेंट नदी, इतनी बड़ी नदी होकर के प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जल राशि की अधिकता होगी, जल संसाधन पर्याप्त होंगे, तो नहरें पर्याप्त मात्रा में वहां पर क्या हो सकती हैं? नहरें वहां पर निकाली जा सकती हैं और उनके माध्यम से ज्यादा जल राशि का उपयोग किया जा सकता है सिंचाई के लिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वाधिक सिंचित जिला नहरों के माध्यम से कौन सा हुआ? जांजगीर चांपा। न्यूनतम सिंचित जिला नहरों के माध्यम से कौन सा हुआ? बीजापुर। फिर जो दूसरा जल स्रोत है आपका कौन सा? नलकूप। नलकूप के माध्यम से भी जो सर्वाधिक सिंचित जिला है वो कौन सा है? बेमेतरा है। और न्यूनतम सिंचित जिला है वो कौन सा है? बीजापुर ही है। ठीक है। फिर आप देख लो तालाबों के माध्यम से जो सर्वाधिक सिंचित जिला है वो कौन सा है? महासमुंद। फिर न्यूनतम सिंचित जो जिला है वो कौन सा है? कबीरधाम। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा। क्यों है सर्वाधिक सिंचित जिला? आप उसकी भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि जो आपका जांजगीर चांपा जिला है वो सर्वाधिक सिंचित क्यों है। ठीक है। उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन या भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है, वहां से अधिकतम नदियों का प्रवाह होता है, मुख्य रूप से महानदी वहां से प्रवाहित होती है, तो सिंचाई के अच्छे साधन उस जिले में उपलब्ध है। आगे आप देख लीजिए न्यूनतम सिंचित जो जिला है वो कौन सा है? दंतेवाड़ा। किससे? जो आपका राज्य का सबसे अधिक सिंचित जिला है वो कौन सा? जांजगीर चांपा। और सबसे कम जो सिंचित जिला है वो कौन सा है? दंतेवाड़ा। ठीक है। फिर मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहरें हैं। अभी मैंने बताया था मैदानी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का मैदान जो है उसमें मुख्य रूप से क्या, महानदी अपवाह तंत्र प्रवाहित होता है। महानदी अपवाह तंत्र है पूरा का पूरा फैला हुआ है, विस्तृत है। किसमें? छत्तीसगढ़ का जो मैदान का एरिया है उसमें फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है। तो जहां पर महानदी का विस्तार है, महानदी का अपवाह तंत्र है, वहां पर नदियां पर्याप्त संख्या में हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां नहरें भी पर्याप्त संख्या में होंगी। इसलिए जो छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्रों में जो सिंचाई होती है उसका प्रमुख साधन क्या है? नहरें। और शुरू में ही हमने देखा कि नहरों के माध्यम से कितने प्रतिशत, 52% की जो सिंचाई है प्रदेश में वो नहरों के माध्यम से हो रही है। फिर आप देख सकते हो संपूर्ण फसल क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार जांजगीर चांपा का प्रतिशत कितना है? 78% के साथ अधिकतम, और दंतेवाड़ा क्या है? न्यूनतम। ठीक है। संपूर्ण फसल, पूरी फसल जो हम लेते हैं
एक लेते हैं हम निरा बोया हुआ क्षेत्र और एक हम लेते हैं संपूर्ण बोया हुआ क्षेत्र। जब हम कृषि पढ़ेंगे तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि निरा बोया हुआ क्षेत्र या शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र क्या होता है और संपूर्ण बोया हुआ क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो संपूर्ण फसल क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे, यदि सिंचाई हम देखते हैं तो उसके हिसाब से प्रतिशत हम देखें सिंचाई का, तो सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है, जांजगीर चांपा जिले का, और न्यूनतम प्रतिशत जो है वो किस जिले का है, दंतेवाड़ा जिले का। इसी प्रकार से फसलों के निरा यानी कि शुद्ध जो क्षेत्रफल होता है, शुद्ध जो उत्पादित क्षेत्रफल है, उसमें हम देखेंगे तो निरा क्षेत्रफल में प्रतिशत के अनुसार से रायपुर जिला जो है वो प्रथम स्थान रखता है। रायपुर का जो देख लीजिए सिंचाई जो है वो कितनी, लगभग 86% होती है रायपुर में सिंचाई। ठीक है, किसके आधार पे हम देख रहे हैं, फसलों के निरा क्षेत्रफल की सिंचाई के आधार पर हम देख रहे हैं, और इसी के आधार पे जो न्यूनतम होती है वो कहाँ होती है, दंतेवाड़ा जिले में होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, बेसिक फैक्ट्स थे किसके बारे में, सिंचाई से रिलेटेड। सिंचाई में और कुछ ज़्यादा आपके पास जानने के लिए नहीं है, ज़्यादातर आप जानेंगे तो नहरों की सिंचाई जो होती है, नहरों की सिंचाई में प्रथम क्रम पे कौन सा जिला है और द्वितीय क्रम पे कौन सा है, तृतीय क्रम पे कौन सा है, कौन सा नहरों के माध्यम से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है, कौन सा नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई वाला जिला है, नलकूपों के माध्यम से कौन सा है, कुओं के माध्यम से कौन सा है, तालाबों के माध्यम से कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स आपको मिलेंगे, वो आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित जो फैक्ट्स हैं वो आपके 2016-17 के या 2017-18, 18-19 के फैक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो फैक्ट्स आपके ऐसे हैं जो हर साल अपडेट होते हैं। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद आप उन फैक्ट्स को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, कितने प्रतिशत जो एरिया है, लगभग 36.5% जो एरिया है वो आपका छत्तीसगढ़ का सिंचित क्षेत्र में आता है, तो इसको आप अपडेट कर सकते हो। कुछ और फैक्ट्स हैं, कुछ और आंकड़े हैं, उनको आप अपने स्तर से, अपने लेवल से अपडेट कर सकते हैं। जो समझाने लायक चीजें थी या जो बेसिक फैक्ट्स था सिंचाई से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ की सिंचाई से रिलेटेड, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। यदि क्वेश्चन कुछ आने का हुआ तो इन्हीं फैक्ट्स में से आएगा, या आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित जो कुछ आंकड़े होते हैं उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या कवर अप किया। छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी परियोजनाएं, बांध, एनीकट, और छत्तीसगढ़ में सिंचाई किस अनुसार से की जा रही है, या सिंचाई से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे वो हमने देखे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक लगभग समाप्त हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, और जो भी कुछ उसमें आपको कवर अप करवाया जा रहा है उसको आप साथ साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। यदि आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे वीडियोस में आपको सामने एक इंक्वायरी नंबर दिखेगा, एक मोबाइल नंबर दिखेगा, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का इंक्वायरी नंबर है। यदि आप किसी भी प्रकार से क्लासेस के संबंध में, कोर्सेज के संबंध में या स्टडी मटेरियल के संबंध में कोई भी इंक्वायरी रखते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं PDF फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, तो हमारे संस्थान का जो ऐप है उसको आप जा करके गूगल प्ले स्टोर से तेजस IAS अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज को सब्सक्राइब करके वहां से आप PDF का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लमसम मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी हमारे इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं, हमारे इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स की लेक्चर्स जो हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही कहकर आज की ये जो सभा है उसको मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।